प्रीलिम्स की क्लास है, प्री बीपीएससी 71। हाँ, सो टारगेट हुआ 71। ओके। दूसरा, जो प्री की क्लासेस होती है वो बाइलिंगुअल होती है ना। ऐसा मैं मान लूं, हिंदी इंग्लिश दोनों, राइट। क्योंकि फैक्ट्स होता है, एनालिसिस होता है, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जहाँ तक मेंस की क्लास है उसमें ही पूरा लैंग्वेज है, तो आप एक लैंग्वेज फॉलो करें, ज़्यादा अच्छा है। सो प्री की एक क्लास है। अब देखो, प्री की क्लास में आप फर्स्ट टाइम बता दूं कि जो आपके सिलेबस है, नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल है, टेस्ट है एंड इम्प्रूवमेंट है, ये सारे सीक्वेंस में है। बस समझते हैं, एक एग्जाम को पास करने के लिए आपको ये सभी स्टेप्स फॉलो करना होता है। नहीं, सबसे पहला चीज है कि आपको सिलेबस याद हो, क्या पूछा जाएगा उसकी जानकारी हो। दूसरा ये है कि नोट्स, मैं मानता हूं कि फ्रॉम एकेडमिक टाइम आप कभी क्लास 6-10 में होंगे, कभी कॉलेज में होंगे, अभी आप इस आस्थाइस में हैं, सभी जगहों पे देखा होगा कि आपके क्लास का वो स्टूडेंट परफॉर्मर होगा जिसके नोट्स अच्छे होंगे, राइट। ऐसा हमने देखा है 20-25 वर्षों के अनुभव में। तो नोट्स को अच्छे से तैयार कीजिए। जब भी मैं, मेरा एक नेचर है कि मैं समझाने के बाद लिखा देता हूँ, और वो कई बुक्स का एग्रीगेट होता है। यानी कि आप अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी है, खुल्लर है, आरसी तिवारी है, अलका गौतम है, ढेर सारे बुक हैं। उन सभी बुक्स का लगेगा कि ये नोट्स आपका एग्रीगेट है जो एग्जाम के अनुरूप है। तो नोट्स को पहले तैयार कीजिए। मैं इंडियन की जो बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज है, स्टडी मटेरियल में ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, राइट ना। कभी कभी देखिएगा कि हम कहते हैं कि सिर्फ नोट्स पढ़िए, मेरे नोट्स पर वो सारा क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, या सभी कोचिंग वाले कहते होंगे। ये बात सत्य भी है। बात समझ लीजिए कि क्लास नोट से आपको मैक्सिमम 95% क्वेश्चन तो जरूर ही आ जाएगा, कभी 5% का वेरिएशन हो, लेकिन उसके बाद भी टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी है। बात समझते हैं, जो बेसिक टेक्स्ट है, मान लो एनसीईआरटी बुक है, आपका बेसिक टेक्स्ट है, उसको जरूर पढ़िए। उससे क्या होगा, आपको उस विषय का बहुत गंभीर शब्दावली मिलेगा, वर्ड्स मिलेंगे, जो आपको नेचर ऑफ सब्जेक्ट में जाने के लिए मौका देगा, राइट ना। तो क्लास नोट्स के साथ टेक्स्ट बुक। अब ऐसा नहीं कि क्लास 6 से 12 पढ़ने लगे, आप 11-12 ही पढ़ें, बाकी नीचे क्लास ना पढ़ें। कितनी पढ़ेंगे, अब की बुक में है भी नहीं कुछ। मैं कल अगर कहूं कि क्लास 6 पढ़ो तो उसमें पेजेस हैं, अब दिन ब दिन इरोजन होते जा रहा है। मैं क्लास 11-12 की बात करूं तो देखिए, पहले 200 पेज था, आज के दिन में 110 पेज आ गया। नहीं, आधे हो गए ना, पेजेस कम होते जा रहे हैं। फिर भी क्लास 11-12 मेरी क्लास करने के बाद पढ़ें, ऐसा नहीं कि पहले पढ़ें, पहले आपको समझ नहीं आएगा, कहीं कहीं हमारे शब्दों से कंट्राडिक्शन होगा कि नहीं। तो उसके बाद पढ़ें जब मैं सारी चीज को आपको बता दूं, राइट। उसके बाद आता है कि क्वेश्चन सॉल्व करना। नहीं, आपकी कॉम्पिटेंसी तब आएगी ना, जिस कंटेंट्स को हमने पढ़ा दिया उसके बाद जितने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उसको ट्राई कीजिए और आपसे बन जाए तो हैप्पी मोमेंट, अच्छी बात है ना। तो क्वेश्चन बनाइए। उसके बाद देखिएगा, हर एक कैंडिडेट्स का ग्रोथ अलग अलग होता है। किसी के ग्रोथ करीब 1 वीक में आ जाएंगे, 1 मंथ में आ जाएंगे, किसी को 1 वर्ष भी लगेगा, राइट। तो गलतियां होती रहेगी, किसी का 25% होगा, 10% होगा, 5% होगा। उस ह्यूमन एरर को कम करना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये जाएगा हाई पिक पे, सिलेक्शन तो वहां पे होता है जहां सबसे लास्ट मार्जिन होती है। तो जरूरी ये है कि उस एरर को कम करना।
ऐसा देखा गया है कि कॉमन एरर 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। नहीं, मान लो ज्योग्राफी का 5 गलती हो गया, हिस्ट्री का 5 हुआ, फिर धीरे-धीरे बहुत हो गया। सभी कैंडिडेट देखिएगा उतना क्वेश्चन सॉल्व करता ही है जो एवरेज के आसपास है, और लास्ट 5 बड़े डिसिसिव होते हैं, और वो परफेक्शन आपको तब आएगा जब आप कई बार कंटेंट्स को पढ़िए। आप जितने कंटेंट्स हैं उसके पिछले वर्ष के क्वेश्चन सॉल्व करें, राइट, तो आपको लगेगा कि वहाँ पे हम सही जगह पे हैं। जो एक और भी इंस्ट्रक्शन बताना चाहता हूँ क्लास से पहले, जब नोट्स बनाए तो उसको ये मान लें कि सभी पॉइंट्स जरूरी हैं। कभी कभी जो न्यू कमर्स होते हैं, नए पढ़ने वाले, यार ये जरूरी नहीं है, मत पढ़ो, है ना, ये फैक्ट्स महत्व, अब वही पूछ दिया, समझते हैं। कभी कभी हमने डिफरेंट कोचिंग्स में देखा है कि जो बच्चे पहली बार फेल किए तो दूसरी बार पास करते हैं। वो कैसे? पहली बार में लगता है कि जो हमने जो लिखा है महत्वपूर्ण है ही नहीं, जब एग्जाम देने के सारे पॉइंट्स आ गया तो लगा कि ये नोट्स जरूरी है, आप पढ़ो इसको, समझते हैं। जरूरी ये है कि फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट क्लास से, वेरी फर्स्ट डे से कुछ चीजें ज्यादा भी हो उसको करें, क्योंकि एग्जामिनेशन ज्यादा सही होगा, राइट। पीटी में तो दायरा ही नहीं है। आपके बिहार के सिलेबस में 4 वर्ड दिया हुआ है पीटी का, फिजिकल, ह्यूमन, इकोनॉमिक, वर्ल्ड का, इंडिया का, बिहार का, इससे ज्यादा शब्द ही नहीं है। यही 5 शब्द हैं सिलेबस में। इन शब्दों की गहराई को समझ के उसका डिटेल पढ़ना। दूसरी चीज देखिएगा कि हमारा जो वर्ल्ड का स्टडी है, इंडिया का स्टडी है, बिहार का स्टडी है, उसमें मैप का स्टडी बड़ा योगदान देता है। हमारे बड़े अनुभव बताता हूँ, पहले मैं भी नहीं फील करता था, मैं समझता था जो मैप स्टडी सिर्फ ज्योग्राफी के लिए जरूरी है, बल्कि मैप स्टडी करेंट अफेयर्स के लिए बहुत जरूरी है। नहीं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडिया के पॉलिटिक्स को समझने के लिए जरूरी है, हिस्ट्री के हर एक कंटेंट्स को समझने के लिए जरूरी है। तो आपका कहिए ये क्लास सिर्फ ज्योग्राफी का क्लास नहीं है, वो क्लास ये है कि सभी सब्जेक्ट को रीएनफोर्स करेगा, आपको समझने में मदद करेगा। लोकेशन बहुत अच्छा से करें। देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन लोकेशन का ही आ रहा है पीटी में। देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का है नहीं, कॉन्सेप्ट का कुछ क्वेश्चन है, हाँ, समझ गए। इन बातों को मैंने बताया। दूसरी चीज जो मैं भी कह रहा हूं ना, क्लास में जब मैं पढ़ाते हूं तो कोई विवाद खड़ा न करे, राइट। विवाद न खड़ा में आपस में बात न करें या मुझसे अनावश्यक क्वेश्चन न करें। आपकी जितनी जिंदगी की रिक्वायरमेंट है, किसी भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट, नोट्स देखने के बाद, पढ़ने के बाद लगेगा कि ये सभी रिक्वायरमेंट को बिना पूछे पूरा करते हैं, है नहीं। आप अगर कुछ बच्चे, हमारे पुराने बच्चे बैठे हुए हैं या नए सीरीज के आएंगे, विवाद मीन्स क्या, ऐसा नहीं कि मैंने कहा क्वेश्चन मत पूछो। ये पूरे बच्चे जितने पढ़े हुए हैं या ऑनलाइन क्लास में है, उनका टाइम भी खराब होता है अगर हम बेकार के क्वेश्चन लेके बैठे रहें, अनावश्यक चीज़ों करें ना, तो क्लास का भी टाइम गया और आपका भी गया। लास्ट बात है, इसमें देखिएगा बच्चों के डिफरेंट लेवल होंगे। एक जो मेरे क्लास कर चुके होंगे उनके पास नोट्स भी होगा, कुछ मेरे नोट्स बाजार से भी ले लिया होगा, उनके पास लिखा हुआ होगा, है ना, कुछ प्रिंटेड खरीद लिया होगा, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया होगा, उनका 10th 11th 9th का बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं होगा, ज्योग्राफी के बेस नहीं होंगे। तो ये क्लास सभी के लिए है। जो जानते हैं इत्मीनान से लिखिए, आपको लगता है आपने ऐड किया देन वेरी गुड, लेकिन उनको जानने का मौका दीजिए जो ज्योग्राफी पहली बार पढ़ने आए हैं, राइट, जिनको शुरू से उसको फील करना है, उसके हर एक चीज़ को कंपाइल करना है, और एग्जामिनेशन में ये कॉन्फिडेंस से जाना है कि हाँ मैंने पढ़ा है तो हम बनाएंगे। अगर मेरा कलम रुकेगा तो सबका रुकेगा। बात समझ गए? इस क्लास के किसी बच्चे का पेन किसी क्वेश्चन पे रुक जाए, समझिए पूरा बिहार रुक जाएगा। बस सही कह रहा हूँ। सभी के क्वेश्चन, या फिर आयोग भी प्रॉब्लम में होगा कि इसका एक्चुअल आंसर होगा क्या। बात समझ रहे हैं? तो उस मुझ से देखिएगा सभी से बड़ी विचार होता है कि आप धर्मराज से क्वेश्चन पूछा गया कि जिंदगी में सबसे बड़ा प्रश्न क्या है और किस चीज़ के लेकर इंसान सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट होता है, तो कहा कि जिसके सपने खत्म हो जाएं।
राइट नाउ। तो सपने को जिंदा करने के लिए मैं इतनी बात कहा, समझ गए? एक ड्रीम रखिए कि 18-20 क्वेश्चन ज्योग्राफी का आएगा, तो 20 के 20 क्वेश्चन हम बनाएंगे, राइट? इस मोटिव से एवरीथिंग को पढ़िए। मैं जितने ये स्टेप्स मैंने 5-6 स्टेप्स बताए हैं उसको मैं फॉलो करता हूँ, और अभी से लेके जब तक एग्ज़ाम लिखेंगे उसको, दूसरी चीज़ रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। लास्ट में बताता हूँ, जब आपका नोट्स बन जाए, क्वेश्चन बन लीजिए, तो सप्ताह में 1 दिन बैठ के पूरे के पूरे नोट्स को पढ़ जाइए, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो, तो वो आपको फ्रेश रखेगा। क्लियर? सो सभी के लिए मैं बताता हूँ कि जितनी बात कहा उसको अभी से लास्ट तक फॉलो करेंगे हम। अब बात करता हूँ सिलेबस का। जो पीटी का सिलेबस है, बिहार में क्या लिखा हुआ है और उसको मैं किस तरह देखता हूँ उसको देखिए। विश्व यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया, ये भारत का भूगोल, एंड बिहार, इन सभी का 3 एस्पेक्ट, फिजिकल, ह्यूमन एंड इकोनॉमी। ये 3 शब्द आते हैं, भौतिक, मानव और आर्थिक। ये 3 ही शब्द बिहार के सिलेबस में भी लिखा हुआ, यूपीएससी में लिखा हुआ है। बात समझते? पीटी में देखिएगा बहुत एलेबोरेशन रही है। तो इसका भौतिक हिस्सा, मैं जितनी बातें लिखूँ आप फेयर नोटबुक पे, जो आपका अभी फ्रेश नोटबुक होगा उसके फर्स्ट पेज पे जरूर लिखें। ये मानव भूगोल है और ये आर्थिक भूगोल है। ये सभी पक्ष एक शब्द के रूप में है। विश्व, भारत, बिहार, उसका 3 पक्ष, भौतिक, आर्थिक और मानव। ठीक है, लिख लिया? अब देखिएगा जो ये सभी एरिया है उसे मैं कैसे देखता हूँ, या ज्योग्राफी पढ़ने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। देखिएगा इन तीनों शब्दों के लिए अगर हम इन तीनों एरिया का 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लें, एक प्रादेशिक कॉन्सेप्ट पढ़ लें और क्रमबद्ध कॉन्सेप्ट पढ़ लें, तो ये सिलेबस पूरा होता है। ये प्रादेशिक को आप इंग्लिश में रीजनल लिखेगा और इसको सिस्टमैटिक लिखेगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दोनों ही फॉर्म में होते हैं। प्रादेशिक मीन्स इन सभी एरिया का मैप स्टडी, प्रादेशिक के सेंस में। बात समझते हैं? प्रादेशिक का अर्थ होता है, जो अभी पढ़ना शुरू किया उनके लिए मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, कि प्रादेशिक का अर्थ हुआ कि एक प्रदेश को आप सीमांकित कर लीजिए। मान लीजिए बिहार है हमारा छोटा एरियाज, इंडिया उससे बड़ा एरिया है, या उससे बड़ा एरिया कॉन्टिनेंट, महाद्वीप है, ये सारे तो प्रदेश ही है ना, उसका सीमांकन कर लिया। बात समझ में आई? सबसे बड़ा प्रदेश क्या हो गया? कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, अफ्रीका, एशिया, यूरोप हो गया। उससे छोटा प्रदेश क्या हुआ? इंडिया हो गया। उससे छोटा प्रदेश क्या हो गया? अब जो पढ़ने वाले इससे छोटे भी होंगे तो डिस्ट्रिक्ट भी पढ़ेंगे, है ना? तो इसको कहते हैं मेगा, इसको मेसो, इसको माइक्रो, राइट? आपके एग्जामिनेशन का संबंध तीनों प्रदेश से है। बस समझ गए? मेरा फर्स्ट अप्रोच होता है कि मैं इसको डिटेल पढ़ा दूं। अब इसकी पढ़ने के लिए इसको पढ़ना है अध्यायों में। अध्याय मीन्स इन चैप्टर्स। आपने देखा होगा कि बिहार के भी चैप्टर्स होंगे, पॉलिटिकल होगा, फिजिकल होगा, क्लाइमेट होगा, ह्यूमन होगा, सभी टॉपिक है ना। इंडिया का भी यही टॉपिक होगा, वर्ल्ड के भी ऐसे टॉपिक होगा। तो सभी रीजन्स को अध्यायों में पढ़ लिया तो रीजनल एस्पेक्ट पूरा हो गया। पहली बात समझ में आ गई? अब देखिएगा हर एक विषय का एक सैद्धांतिक रूप होता है, समझते हैं? उसका थ्योरीज होता है या उसके सैद्धांतिक पक्षों का विश्लेषण होता है। उसमें हमारे पास देखिएगा फिजिकल ज्योग्राफी है, क्लाइमेट है, ओशनोग्राफी है, बायोज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है। उसमें क्या है? टॉपिक्स हैं। उस टॉपिक को हम वर्ल्ड के संदर्भ में पढ़ते हैं, इसको सिस्टमैटिक कहा जाता है।
मान लीजिए कि आपको साइक्लोन पढ़ना है, तो हमने वेस्ट बंगाल का काल बैसाखी पढ़ा, चाइना का टाइफून पढ़ा, कैरिबियन का हैरिकेन पढ़ा। ये अप्रोच क्या हो गया? सिस्टमैटिक हो गया। तो आपका दोनों अप्रोच करेक्ट है तो आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बात समझ गए? किसी प्रदेश को टॉपिक्स में पढ़ लीजिए और फिर विश्व को टॉपिक में पढ़ लीजिए। बात समझते हैं? तो ये अप्रोच लोगों ने जो डेवलप किया है ज्योग्राफी को समझने के लिए, ये रूट एरियाज है जो हम जीएस में यूज करते हैं, ठीक ना? तो फर्स्ट ये आपने लिख लिया होगा, आप इसको सेकेंड पॉइंट ये लिखिए, पॉइंट सेकेंड लिखिएगा। ऐसे लिखिए, मैं हिंदी में पहले लिखा देता हूं। लिखेगा भूगोल की अध्ययन विधि में प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल को शामिल किया गया है। भूगोल के अध्ययन विधि में प्रादेशिक भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल को शामिल किया गया है। लिखो, इन स्टडी मेथड ऑफ ज्योग्राफी, इन स्टडी मेथड ऑफ ज्योग्राफी, इन स्टडी मेथड्स ऑफ ज्योग्राफी, जहां रुके और आपको परेशानी तो बोलिएगा। इन स्टडी मेथड्स ऑफ ज्योग्राफी देयर आर टू अप्रोचेस, देयर आर टू अप्रोचेस। देखो, मुझे बड़ी दुख हुआ, अभी मेंस का क्वेश्चन आया और सभी क्वेश्चन ठीक ठाक नोट्स हमने लिखाया हुआ था। हमने मैग्रूव 1 को कम लिखाया हुआ था और वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया। देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन थे नोट से और प्रॉपर वर्ड्स में मैंने लिखाया हुआ था, बट मैग्रूव कम पढ़ाने का मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मेरे नोट्स में वो 50 वर्ड्स का है, वो पूछ दिया लॉन्ग क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन को देख के मुझे सॉरी लगा कि इसको मैं डिटेल पढ़ा देता तो ज़्यादा बेहतर था, तो एक सेटिस्फेक्शन भी होता। तो देखिएगा, हर एक बैच में एक सीख मिलती है, उसका इम्प्रूवमेंट अगले बैच में नजर आता है। तो जितनी वर्ड्स है उसको करेक्ट लिखिएगा। पहला अप्रोच क्या लिखा है? प्रादेशिक। दूसरा क्या है? हाँ, पहला लिखा आपने, क्या लिखा? शामिल किया गया। फर्स्ट लिखेगा अप्रोच, प्रादेशिक लिखिएगा, रीजनल लिखिए, प्रादेशिक भूगोल लिखिए, इसमें प्रदेश को अध्यायों में पढ़ा जाता है। लिखो, रीजनल ज्योग्राफी, इन रीजनल ज्योग्राफी we study regions in different topics. In regional geography we study regions, R-E-G-I-O-N, in topics. प्रादेशिक भूगोल में प्रदेश को अध्यायों में पढ़ा जाता है। We study regions in different topics. बात समझ गए? अब हमारे सिलेबस का रीजन्स क्या क्या है? सबसे बड़ा रीजन कॉन्टिनेंट्स, दूसरा उससे छोटा इंडिया, और तीसरा अगर उसको वो लैंग्वेज की दुनिया में कहिए तो ये हुआ मेगा रीजन, ये हुआ मीसो रीजन, ये हुआ माइक्रो रीजन। लिखिएगा, प्रदेशों को आकार के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। लिखो, अकॉर्डिंग टू साइज, दीज आर द टाइप्स ऑफ रीजन। आकार के आधार पर प्रदेशों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज दीज आर द रीजन्स। हमारे सिलेबस का जो है सिर्फ उसको फोकस करते हैं। तो फर्स्ट लिखेगा मेगा रीजन, बृहद प्रदेश। अब बृहद प्रदेश, बृहद क्या हो गया? मेगा रीजन। उसका एग्जांपल लिख लीजिए, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। रुक के लिखिए, समझ के लिखिए, ठीक है? क्या लिखा? बृहद प्रदेश। बृहद प्रदेश कौन सा हो गया? कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। क्लियर? दूसरा लिखिएगा मध्यम आकार के प्रदेश, मेसो रीजन। इसको लिखिएगा, दिस वन इज मेसो रीजन। क्या हो गया? मध्यम आकार के प्रदेश। वो हो गया इंडिया, भारत। एग्जाम्पल क्या हो गया? भारत। लिखिए माइक्रो रीजन, छोटे प्रदेश, छोटे प्रदेश। ये क्या हुआ? बिहार। तो हमें क्या करना है? इन सभी का स्टडी टॉपिक्स में करना है, राइट ना? बातें क्लियर हो गई? फर्स्ट, हमारे सिलेबस का
जो हिस्सा है वो क्या हो गया, वर्ल्ड, इंडिया, बिहार, और उसका टॉपिक्स हो गए। इज क्लियर? ओके। अब देखो ये एरिया में क्या क्या आएगा, सभी प्रदेश का। पॉलिटिकल आएगा, फिजिकल आएगा, इकोनॉमिक आएगा, ह्यूमन आएगा, लेकिन सभी का आएगा। जो वर्ल्ड का आएगा वो इंडिया का भी आएगा, बिहार का भी आएगा। तो लगेगा कि एरिया हमने प्रदेश में पढ़ लिया। दूसरा अप्रोच है जिसको हम बोलते हैं क्रमबद्ध, क्रमबद्ध, या उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। दूसरा अप्रोच क्या हो गया, सिस्टमैटिक। इसको लिखिएगा, हमने अभी बताया था आपको, लिखिए क्रमबद्ध भूगोल में किसी अध्याय विशेष का अध्ययन विश्व के संदर्भ में करते हैं। क्रमबद्ध भूगोल में किसी अध्याय विशेष का अध्ययन विश्व के संदर्भ में करते हैं। इन सिस्टमैटिक ज्योग्राफी वी स्टडी particular topic in reference to the world. We study particular topic in reference to the world. क्रमबद्ध भूगोल में हम किसी अध्याय का अध्ययन विश्व के संदर्भ में करते हैं। In systematic geography, we study particular topic in reference to the world. टॉपिक का अध्ययन कहाँ कर रहे हैं? हाँ, अब देखिएगा इस सिलेबस यहाँ से कवर होता है। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में देखिएगा हमारे पास कई चीजें हैं, बहुत ही ब्रॉड एरिया है, सबसे लेंथी है और इससे सबसे कम क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा वो एरिया प्रिंसिपल का एरिया है, इसको लिखिएगा सिस्टमैटिक के ब्रांचेस क्या है और इस सिलेबस का। और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, जितना इंडिया, बिहार और वर्ल्ड के रीजनल को न देके इस एरिया को ज़्यादा देते हैं। देखिएगा एक भौतिक भूगोल का हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, इसके 4 ब्रांचेस हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखें, वायुमंडल, और फिर जैव मंडल। इसको हिंदी कर दीजिए, इंग्लिश कर दीजिए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ये 4 हिस्सा भौतिक भूगोल का आता है। ठीक है, ये चारों अपने आप में इंटरटेनिंग भी है। इसको पढ़ते हुए आपको लगता है कि हमने कुछ अच्छा सीखा है। तो ये एरिया आपको क्लास 11 एनसीईआरटी से पूरा होता है। क्लास एनसीईआरटी नया पुराना कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उतने ही कंटेंट से। सो जरूरी है नया ही पढ़ लीजिए, उसमें बड़ी कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें। तो क्या हो गया, नया एनसीईआरटी क्लास 11 भौतिक भूगोल। अब दूसरा देखिएगा, जो आपका दूसरा एरिया है मानव भूगोल। बिहार में इससे क्वेश्चन देखें, इस हिस्से से भी कई बार पूछा है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। मानव भूगोल, विश्व की बात कर रहा हूँ। मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी लिखेगा। ह्यूमन ज्योग्राफी में देखिए हमारे पास क्लास 12 का एनसीईआरटी है, कुछ ही करीब 10 टॉपिक है इसमें, आप उसको पूरा पढ़िए। टॉपिक्स मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, जितने चैप्टर्स हैं सभी उसको पढ़ जाइए। तो मानव भूगोल हो गया, इसके लिए हम फॉलो करेंगे क्लास 12 का एनसीईआरटी। उसके बाद देखिएगा आर्थिक भूगोल है। आर्थिक भूगोल इंडिया भारत दोनों, इसका विश्व का भी, यह मानव और आर्थिक एक ही बुक में लिखा हुआ है। आर्थिक भूगोल जब हम भारत की बात करेंगे तो क्लास 12 एनसीईआरटी हुआ, एनसीईआरटी।
ये सिस्टमैटिक ज्योग्राफी हो गया के साथ। अब इन सबों का एक बार परिचय करा दूं, फिर आगे बढ़ूं। अब देखिएगा, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। अब जो नए सीरीज से पढ़ना शुरू किए होंगे उनको मैं बताऊं, जैसे मैं स्थल मंडल कहता हूं तो बात आता है कि इसमें क्या होगा, नहीं, एक पूरा विचार जिसमें स्थल मंडल का एक परिचय हो जाए। लिथोस्फीयर का परिचय क्या है? लिथोस्फीयर या स्थल मंडल को ज्योग्राफी के लिए इसको हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी ऐसा एक साइंस है जो इसका हिस्सा है। अब इसको एक शब्द याद रखिएगा जिससे आपको सिलेबस याद रहो। इसमें है ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, यहां पे मैं रुकता हूं थोड़ा। ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म हिंदी में कहते हैं भूआकृतियों का क्रम। स्थल मंडल में एक ही चीज का स्टडी होता है, अगर एक शब्द याद है तो पूरा सिलेबस याद होगा। मैं यहां से शुरू किया हूं, उसको थोड़ा सा देखिए। स्थल मंडल में क्या कहा हमने? क्रम का अध्ययन होता है। हमारी पूरी पृथ्वी पे देखिएगा 3 क्रम की भूआकृति है। जब पृथ्वी बनी तो पृथ्वी पे 2 ही लैंडफॉर्म्स हो गया, एक कॉन्टिनेंट्स हो गया और एक महासागर का नितल हो गया। जो पृथ्वी के ओरिजिन के साथ बना उसको क्या कहा गया? फर्स्ट ऑर्डर। कॉन्टिनेंट्स क्या हो गए? फर्स्ट ऑर्डर। दूसरा वॉल्केनोज, माउंटेन, जो आंतरिक बल से बना वो क्या हो गया? कौन सा ऑर्डर? सेकेंड ऑर्डर। और बाह्य बल के द्वारा जो टूटने से बनता हो उसको क्या कहा गया? थर्ड ऑर्डर। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, पूछा यूसुफ वैली कौन से ऑर्डर के लैंडफॉर्म्स हैं? अगर आपको याद है तो हो जाएगा। महाद्वीप क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर। ज्वालामुखी क्या हुआ? पठार क्या हुआ? सेकेंड ऑर्डर, राइट ना? लेकिन जो वाटरफॉल हुआ, वाटरफॉल क्या हुआ? थर्ड ऑर्डर। वो किससे बना? अपर्दन निक्षेपण से बना, बाह्य ऑर्डर से बना। तो इसके कारण आप पूरी स्थल मंडल में 3 ही चीजें। अगर आपको एक शब्द याद है कि ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म की पढ़ाई होती है लिथोस्फीयर में, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एक बार में दिखाई देगा, राइट? सो इसको लिख लीजिए। बाइबल एक्सोजेनेटिक फोर्स, मैं इसको लिखाता हूं थोड़ा, लिखेगा फर्स्ट। इसमें जितना तक लिखा है उसमें से लिखेगा फर्स्ट डिटेल में स्थल मंडल लिखे, स्थल मंडल, या इंग्लिश में लिखेगा लिथोस्फीयर, लिखे लिथोस्फीयर। लिखो इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। लिखिए इसमें भूआकृति के क्रमों का अध्ययन किया जाता है। इसमें भूआकृति के क्रमों का अध्ययन किया जाता है। रुक के लिखेगा, हमने कहा भूआकृति के क्रमों का अध्ययन किया जाता है। लिखिए पृथ्वी पर 3 क्रम की भूआकृतियां मिलती है। लिखिए दीज आर द 3 ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। दीज आर द 3 ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस। पृथ्वी पर 3 क्रमों की आकृतियों का अध्ययन होता है। बात क्लियर हुआ? हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसका? स्थल मंडल का। उसमें 3 क्रम की भूआकृति है। लिखिएगा प्रथम, फर्स्ट ऑर्डर। इसको हटा देता हूं, कई चीज रहने पे मुश्किल होती। क्या हुआ? फर्स्ट ऑर्डर। इसको लिखिएगा हिंदी में प्रथम क्रम। प्रथम क्रम, फर्स्ट ऑर्डर। लिखो इन क्रमों की भूआकृति का विकास पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ हुआ। लिखो these landforms originated with the origin of earth। इन क्रम की भूआकृतियों का विकास पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ हुआ।
दीज लैंड फॉर्म्स ऑरिजिनेटेड विद द ऑरिजिन ऑफ अर्थ। जैसे लिखिएगा कॉन्टिनेंट्स विद द ऑरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ हुआ। दीज लैंड फॉर्म्स ऑरिजिनेटेड विद द ऑरिजिन ऑफ अर्थ, राइट। ऑरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति। हाँ, अच्छा, बोर्ड ज्यादा अच्छा है। ऑरिजिन ऑफ द अर्थ, अब क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखिए यहां जो बना सबसे पहले वो कॉन्टिनेंट बना एंड ओशन बॉटम बना, ओशनिक बॉटम बना। इसको हिंदी में लिखेंगे महाद्वीप बना और सागर नीतल बना। सागर नीतल, सागर की गहराई को सागर नीतल कहते हैं, है ना। तो जब पृथ्वी बनी उसके साथ दो ही लैंड फॉर्म्स थे, ओरिजिनल लैंड फॉर्म कहेंगे, है ना। अच्छा, मान लीजिए कि एक पूरी पृथ्वी बनी हो तो फर्स्ट जो दिखाई देने वाला सरफेस हुआ, क्या हुआ? कॉन्टिनेंट एंड ओशन बॉटम। इस पे कोई लैंड फॉर्म बनेगा। मान लीजिए कि कोई यहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा हो इस तरह का, और इस पे कोई नए लैंड फॉर्म बन रहे हैं इंडोजेनेटिक फोर्स के द्वारा, तो क्या हुआ? सेकेंड ऑर्डर। क्लियर हुआ? सो लिखिएगा सेकेंड ऑर्डर लैंड फॉर्म्स, सेकेंड ऑर्डर। हिंदी में लिखिएगा द्वितीय क्रम। द्वितीय क्रम, सेकेंड ऑर्डर लैंड फॉर्म्स। लिखिए द लैंड फॉर्म्स ऑरिजिनेटेड बाय इंडोजेनेटिक फोर्स और टेक्टोनिक फोर्स। लिखिए ऐसी भू-आकृति जिसका विकास आंतरिक बल या विवर्तनिक बल के द्वारा हुआ हो। ऐसी भू-आकृति जिसका विकास आंतरिक बल या विवर्तनिक बल। विवर्तनिक हिंदी इंग्लिश क्या हुआ? विवर्तनिक को बोलते हैं टेक्टोनिक। क्या हुआ? टेक्टोनिक्स। अगर ये थोड़ा टफ लगे तो उसको साइड रखिए। आंतरिक बल तो समझ में आती है ना, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में काम करता है वो क्या हुआ? आंतरिक बल हो गया। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए जिससे आप उसको इलिमिनेट कर पाएंगे। ये सेकेंड वाला लिखिए, सुनिए, लिखिए सेकेंड ऑर्डर लैंड फॉर्म्स ऑरिजिनेट बाय इंडोजेनेटिक फोर्स। इंडोजेनेटिक मीन्स आंतरिक बल, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में काम करते हैं, दैट इज इंडोजेनेटिक फोर्स। जेनेटिक फोर्स हमने क्या कहा हिंदी में? आंतरिक बल। आंतरिक बल का चूंकि सबसे पावरफुल थ्योरी विवर्तनिक है, प्लेट टेक्टोनिक है, इसलिए हमने कहा रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक, राइट ना। इस थ्योरी को बाद में डिटेल में पढ़िएगा। एग्जाम्पल लिखिएगा वॉल्केनोज, माउंटेन एंड प्लेटूज। लिखिए जैसे पर्वत, ज्वालामुखी और पठार। पर्वत, ज्वालामुखी और पठार, वॉल्केनोज, माउंटेन एंड प्लेटूज। ये हो गया क्या? सेकेंड ऑर्डर लैंड फॉर्म्स। चलिए, तो ये परिचय हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर का। अब लिखेंगे थर्ड ऑर्डर, इसको लिखेंगे तृतीय क्रम। तृतीय क्रम, दैट इज थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर लिखिएगा, जो थर्ड ऑर्डर का संबंध आपको एक्सोजेनेटिक फोर्स से होता है। एक्सोजेनेटिक को हम कहते हैं बाह्य बल। रुक के समझिए फिर आगे लिखेंगे। एक्सोजेनेटिक जो पृथ्वी के सरफेस के ऊपर काम करता है। देखिएगा कोई लैंडफॉर्म्स बन गया हो, इसको तोड़ने का काम कौन करेगा? नदी करेगा, पवन, हिमानी, सागरी तरंग, ये सारे क्या है? ऊपर पे चलने वाले। ये दो काम करते हैं। देखिएगा उसके लिए एक शब्द है डेन्यूडेशन। शब्द क्या हुआ? डेन्यूडेशन। हिंदी में कहते हैं अनाच्छादन। अनाच्छादन, अनाच्छादन। इंग्लिश में क्या हो गया? डेन्यूडेशन। उसको थोड़ा समझिए। जैसे ये सरफेस है माउंटेन, ये तो टूटेगा ना, और यहां पे जाके जमा भी होगा,
टूटने की क्रिया अपर्दन हुई और निक्षेपण हुई, जमा होने की क्रिया, या उसको हम कह सकते हैं ये इरोजन हो रहा है या डिपोजिशन हो रहा है, नहीं इंग्लिश में ऐसा समानांतर। तो इन दोनों शब्दों को समाहित करके डेन्यूडेशन कहा जाता है। उसको सही अर्थों में लेवलिंग कहते हैं या कह सकते हैं समतल करना। सो बाइबल क्या करता है? समतल करता है, प्लेन करता है, कुछ बन गया हो उसको लेवल करता है। उस समतल करने की प्रक्रिया क्या है? डेन्यूडेशन। हिंदी में क्या हुआ? अनाच्छादन। तो एक जगह अपर्दन होगा, दूसरी जगह निक्षेपण होगा। ये सारे प्रोसेस करने वाला जो एजेंट हुआ, नेचुरल एजेंट हुआ, और बनने वाली भू आकृति वो कहलाएगी थर्ड ऑर्डर। सो थर्ड ऑर्डर का संबंध हो गया अपर्दन और निक्षेपण से। अब जितने भी लैंड फॉर्म बनते हों, नदी के द्वारा, पवन के द्वारा, हिमानी के द्वारा, सभी के सभी क्या हैं? थर्ड ऑर्डर लैंड फॉर्म्स। तो देखिएगा पूरा जियोमॉर्फोलॉजी आपको क्लास 11 के फर्स्ट सेक्शन लिथोस्फीयर, ये तीन ही शब्दों पे टिका हुआ है। कौन कौन से ऑर्डर हो गया? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लिखेगा। तृतीय क्रम की भू आकृति लिखिए। इस क्रम की भू आकृति का विकास अनाच्छादन के कारण होता है। लिखिए, थर्ड ऑर्डर लैंड फॉर्म्स आर क्रिएटेड बाय denudation, created by denudation, अनाच्छादन के द्वारा होता है। तृतीय क्रम की भू आकृति का विकास किसके द्वारा? लिखिए, अनाच्छादन के 5 प्रमुख कारक हैं। लिखिए, these are the 5 major factor of denudation. These are the 5 major factor of denudation. जैसे हमने ये लिखा है, आप इसको लिखेगा नदी, रिवर, इसको इंग्लिश कर दो, रिवर, और विंड, ग्लेशियर, कास्ट एंड सी वेव। 1 2 3 4 5, ये 5 मेजर फैक्टर है। तो देखिएगा आपके एग्जामिनेशन में इससे बने हुए भू आकृतियों का मैचिंग क्वेश्चन आता है या जनरल क्वेश्चन आता है। पूछ दिया कि वाटरफॉल कहाँ है, कौन से स्टेट का है, डेल्टा कहाँ है ना, एस्टुरी कैसा है, ये सारा। सो फोर्थ हो गया कास्ट, जिसको लाइमस्टोन भी कहते हैं या कास्ट भी कहते हैं। इसको मैं हिंदी कर देता हूं। नदी के द्वारा, पवन के द्वारा, हिमानी के द्वारा, कास्ट चूना पत्थर के द्वारा, और फिर सागरीय तरंग के द्वारा। सो बाह्य एजेंट कौन कौन से हो गए? नदी, पवन, हिमानी, सागरीय तरंग और कास्ट, है ना। ये करते क्या है, जिसको हमने एक शब्द में कहा, ये सभी एजेंट क्या करेंगे? लेबल करेंगे, जिसमें ज्योग्राफिकल वर्ड आया अनाच्छादन या डेन्यूडेशन। करेक्ट हुआ? सो फर्स्ट सेक्शन जो आप डिटेल पढ़ेंगे सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का, उसका हेडिंग क्या हो गया? लिथोस्फीयर। अगर पूछे लिथोस्फीयर शाब्दिक अर्थों में क्या है, इसमें क्या पढ़ते हैं, एक शब्द में क्या हो गया? इज द स्टडी ऑफ ऑर्डर्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। उसे पूरा जियोमॉर्फोलॉजी का हर एक कंटेंट्स आ गया। ठीक है, इंडोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स। अब देखिएगा दूसरा एरिया जियोमॉर्फोलॉजी के बाद आता है क्लाइमेट का, क्लाइमेटोलॉजी, या उसको बोलते हैं हम जलवायु विज्ञान। क्या हो गया? जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी देखिएगा, क्लाइमेटोलॉजी में महत्वपूर्ण कारक है स्टैटिक और डायनामिक दोनों मिला के। देखिएगा, एक शब्द पे रुकिए, यहां पे तो हो जाएगा। एक जलवायु है, एक शब्द आ गया जलवायु। जलवायु को समाहित करने वाला शब्द है तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायुदाब।
जलवायु किससे प्रभावित होगा या जलवायु चेंज होगा तो किससे चेंज होगा? इन चीजों से। इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ क्लाइमेट। हमारे जैसे उसमें लेयर्स ऑफ ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म आया, यहां एक शब्द क्या आया? जलवायु के घटक। जलवायु विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? जलवायु के घटक का, कंपोनेंट्स का। ये कंपोनेंट्स कौन है? चार। ये चार चैप्टर ही क्लाइमेटोलॉजी का हिस्सा है। इसके बाद जलवायु प्रदेश आते हैं, 5वां टॉपिक, जो इसका यूजेज है। राइट नाउ, सो एक शब्द में लिखिएगा जलवायु विज्ञान को। लिखिए जलवायु विज्ञान का क्लाइमेटोलॉजी, लिखिए इट इज रिलेटेड टू द कंपोनेंट ऑफ क्लाइमेट। लिखो जलवायु विज्ञान का संबंध जलवायु के तत्वों से है। क्लाइमेटोलॉजी रिलेटेड टू कंपोनेंट ऑफ क्लाइमेट। अब चारों कंपोनेंट्स को लिख लीजिए, रिलेटेड टू कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइमेट। लिखिएगा टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर। आपके टॉपिक्स जो आएंगे, तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायुदाब। क्लियर? टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर। सो जलवायु विज्ञान किससे संबंधित? एक शब्द में क्या हो गया? कंपोनेंट ऑफ क्लाइमेट। देखिएगा इन सभी में मान लीजिए कि एक कंपोनेंट्स है टेम्परेचर, उसमें चेंज आ गया तो जलवायु परिवर्तित हो गया ना, होगा? तो कोई एक कंपोनेंट में बड़ा चेंज आएगा तो उस एरिया का वेदर, क्लाइमेट सब चेंज होगा। क्लियर? सो क्लाइमेटोलॉजी का स्टडी क्या है? द कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइमेट। एक शब्द याद रखिएगा। हम देखिए जिस सेंस में आगे बढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ कीवर्ड याद करना है। फर्स्ट का कीवर्ड क्या हो गया? जियोमॉर्फोलॉजी का ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म। इससे आपको पूरा सिलेबस याद हो जाएगा। ऑर्डर मीन्स कॉन्टिनेंट, ओशन बॉटम। सेकेंड ऑर्डर क्या हो गया? वॉल्केनोज, माउंटेन, प्लेटूज। क्लियर? थर्ड ऑर्डर क्या हो गया? द 5 एजेंट्स ऑफ डेनोटेशन। तो कीवर्ड कहां आ गया? ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म। यहां पे कीवर्ड्स क्या आ गया? कंपोनेंट्स। अब देखिएगा तीसरा चीज है जो थर्ड वन, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल कहते हैं, और इसको स्टडी करने वाले विज्ञान को ओशियनोग्राफी कहते हैं। जो जलमंडल को डिटेल पढ़ता हो वो क्या हो गया? ओशनोग्राफी। आगे की वीडियो को देखने के लिए आस्था IAS अकेडमी ऐप डाउनलोड करें।